आज की वीडियो में अपन सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में तुर्कों का आगमन एवं 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यह काल वैसे उथल पुथल, विकास और हलचल का समय था और इसका जो प्रारंभिक चरण था उसमें बड़े पैमाने पर विनाश के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, जिसमें युद्ध, मृत्यु, मंदिरों का तोड़ा जाना, महलों व नगरों को लूटकर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाना आदि शामिल है। वही इस काल का एक दूसरा पहलू भी है। तो उस समय क्या था कि जब सल्तनत का जो प्रारंभिक चरण था, जैसे ही कोई प्रदेश विजित कर लिया जाता था अथवा जो प्रदेश सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर लेता था, वैसे ही शांति और विकास की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती थी। तो उत्तरी भारत में यह प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई, जहाँ लगभग 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। तो सल्तनत काल में ऐसे सुल्तान हुए जो कुशल सैनिक एवं योद्धा होने के साथ साथ कला और साहित्य के भी पोषक थे और उन्होंने कला, विशेषकर स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति भी की और लगभग सभी सुल्तानों की भवन निर्माण कार्य में रुचि थी। तो सल्तनत काल में जो भारतीय स्थापत्य के कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ, वह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण थी। इसलिए इस स्थापत्य कला शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। तो वैसे जो सल्तनत कालीन सुल्तान थे वो मुस्लिम विजेता थे, इसलिए उन्होंने यहाँ जो निर्माण कार्य करवाए उनमें इस्लामिक स्थापत्य कला का ही अनुसरण करने का प्रयास किया, परंतु वे अपनी जो मध्य एशिया की इमारतों के जो नमूने थे वो ज्यों के त्यों यहाँ नहीं बना सके। उन्होंने जो इमारतें यहाँ बनवाई उनमें यहाँ की जो स्थानीय स्थापत्य कला है उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी वो उसको यहाँ की जो स्थानीय कला स्थापत्य कला थी उसके प्रभाव से नहीं बचा सके। तो इन दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से एक नवीन स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम शैली के नाम से पुकारा जाता है। अब अपन को ये देखना है कि जो मुस्लिम और भारतीय स्थापत्य कला में समन्वय हुआ, उनमें किन तत्वों या किन कारकों का योगदान रहा। तो पहला कारण है, जो मुस्लिम शासक थे उनको अपने निर्माण कार्यों के लिए भारतीय कारीगरों की सहायता लेनी पड़ी। तो इन लोगों की जो इमारतों की रूपरेखा थी या जो रचना का तरीका था उसके बारे में अलग धारणाएं थी, यानी यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे उनकी अलग धारणाएं थी जो सदियों से यहाँ प्रचलन में थी। इसलिए तुर्की शासकों द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं उनमें सजावट और बनावट की बहुत सी भारतीय परंपराओं का समावेश कर दिया गया। दूसरा कारण है, जो प्रारंभिक तुर्की विजेता थे उन्होंने बहुत से हिंदू और जैन मंदिरों को तुड़वाकर उनकी सामग्री से ही अपनी मस्जिदों, मकबरों और महलों का निर्माण कार्य करवाया। तीसरा कारण है कि जो हिंदू मुस्लिम शैलियाँ थी उनमें बहुत सी असमानताएं होते हुए भी दोनों की इमारतों में कुछ बातें मिलती जुलती थी, यानी एक जैसी थी। इसलिए कभी कभी तुर्की सुल्तानों ने जो हिंदू मंदिर थे उनको तुड़वाकर उनको ही गुंबद एवं मीनारे बनाकर उन्हें मस्जिदों में तब्दील किया। तो इन कारणों से स्थानीय हिंदू कला मुस्लिम स्थापत्य कला को प्रभावित करती रही। तो ये थे वो कारण जिन्होंने हिंदू मुस्लिम कला शैली के समन्वय में योगदान दिया। अब अपन को ये देखना है, जो सल्तनतकालीन स्थापत्य कला थी उसकी विशेषताएं क्या थी। उनकी प्रमुख विशेषताओं में है
पहली विशेषता थी कि सल्तनत काल में जो निर्माण कार्य हुए उनमें मुख्यतः किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मीनारों में नुकीले मेहराबों एवं गुंबदों का प्रयोग किया गया। दूसरी विशेषता है कि इस समय मंदिरों को तोड़कर उसी सामग्री से मस्जिदों का निर्माण हुआ। तीसरी विशेषता है सल्तनत काल में जो सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों की याद में मकबरों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। चौथी विशेषता है सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। तो मेहराब था जो द्वार के ऊपर का अर्धगोलाकार भाग होता था उसे मेहराब कहते थे, और गुंबद जब इमारत पर अर्धगोलाकार शिखर बनाया जाता था उसे गुंबद कहते हैं। और जो ये है मेहराब और गुंबद निर्माण की जो परंपरा या कला है वो भारतीयों ने अरबों से सीखी थी। अगली विशेषता है कि सल्तनत काल में जो इमारतों की सजावट या साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण उन्हें सजाने में अनेक प्रकार की फूल पत्तियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती थी। कालांतर में यानी उसके पश्चात के युग में तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू सजावट की वस्तुएं जैसे कमल बैल के नमूने, स्वस्तिक, गंठियों के नमूने, कलश आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा। और ये अलंकरण की जो संयुक्त विधि थी यानी उन्होंने फूल पत्तियों, कुरान की आयतों के साथ साथ स्वस्तिक, घंटियाँ, कलश आदि का जो अंकन किया यानी अलंकरण की जो संयुक्त विधि अपनाई उसको सल्तनत काल में अरबस्क विधि कहा गया। तो ये थी सल्तनतकालीन स्थापत्य कला जिसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का नाम दिया गया, उसकी प्रमुख विशेषताएं। अब स्थापत्य कला पर चर्चा करें तो जो सल्तनतकालीन स्थापत्य कला है उसके विकास को दृष्टिगोचर रखते हुए उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे गुलाम तथा खिलजी काल में स्थापत्य कला, तुगलक काल में स्थापत्य कला, सैयद काल में स्थापत्य कला तथा लोदी काल में स्थापत्य कला। तो आज अपन उसके प्रथम कालखंड पे चर्चा करेंगे, वो है गुलाम तथा खिलजी काल में स्थापत्य कला। तो यह काल स्थापत्य कला के विकास की प्रथम अवस्था माना जाता है और इस काल में बने स्तंभ मंदिरों के प्रतीक होते थे। तो गुलाम काल की प्रमुख इमारतें हैं कुव्वत उल इस्लाम। तो स्थापत्य के क्षेत्र में सल्तनत काल की यह प्रथम कृति थी और दिल्ली की इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर पहले एक हिंदू मंदिर था, फिर उस हिंदू मंदिर को तोड़कर और उसके खंबे, सहतीर आदि की सहायता से उसी निर्माण सामग्री में काट छाट कर इसे मुस्लिम मस्जिद के रूप में का स्वरूप दिया गया। फिर गुलाम वंश की दूसरी इमारत थी 2.5 दिन का झोंपड़ा। यह इमारत भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाई गई। यह एक मस्जिद है और पहले यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। आज भी चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के नाटक हरकेली की कुछ पंक्तियाँ इसकी दीवारों पर अंकित हैं। गुलाम काल की तीसरी इमारत है कुतुब मीनार। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ हुआ और सुल्तान इल्तुतमिश के समय इसे पूर्ण करवाया गया।
बाद के शासकों में फिरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी ने भी इसमें निर्माण कार्य करवाया और ऐसा माना जाता है कि इस इमारत का नाम दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया और इसकी ऊंचाई 240 फीट है और यह 5 मंजिल नुमा इमारत है और इसकी रूपरेखा और रचना पूर्ण रूप से इस्लामिक पद्धति पर है। कुतुब मीनार को पूर्ण कराने के अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुछ अन्य इमारतों का भी निर्माण करवाया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण इमारत है सुल्तान गढ़ी। यह इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है और भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित यह पहला मकबरा था। इस मकबरे के अतिरिक्त इल्तुतमिश ने हौज ए शमसी ईदगाह है, बदायूं की जामा मस्जिद तथा नागौर में अतारकीन का दरवाज़ा भी बनवाया। तो ये थी गुलाम शासकों के समय बनी हुई प्रमुख इमारतें। अब अपन चर्चा करेंगे खिलजी कालीन स्थापत्य कला पर। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के समय में सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ और उसने अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख इमारतों में है जैसे अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया और इसके निर्माण का उद्देश्य था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार बनाना और इसके बनाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया और घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराब देखने को मिलेगी और मार्शल महोदय ने इस दरवाजे के लिए इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का इसे सबसे सुंदर हीरा कहा है। और ये सारी इमारत लाल पत्थर की बनी हुई है और सजावट के रूप में सफ़ेद संगमरमर की पट्टियों का प्रयोग किया गया है और दीवारों पर कुरान की आयतें अंकित हैं। फिर दूसरी इमारत है अलाउद्दीन खिलजी के समय की, वो है जमियत खाना मस्जिद। यह मस्जिद दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप है और यह पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित भारत की पहली मस्जिद है। इनके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास सीरी नामक एक नया नगर भी बसाया था, जिसे समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने नो अथवा नया नगर की उपमा दी। श्रीनगर में ही अलाउद्दीन ने 1000 शितनों यानी 1000 खंभों वाला महल भी बनवाया। इस नगर के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब और उसके किनारे कुछ अन्य भवनों का निर्माण कार्य भी करवाया। ये थी खिलजी काल की स्थापत्य की प्रमुख इमारतें।